नाज़रीन, मिस्र हैवी मशीनरी जो है वो गजा बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर रहा है। दूसरी तरफ अल शरा जो है वो अपने अहम तरीन और पहले दौरे पर मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां पर कुछ ही देर में उनकी पुतिन के साथ मुलाकात होने जा रही है और ये मिडिल ईस्ट के फ्यूचर के हवाले से और सीरिया के स्पेशली फ्यूचर के हवाले से अहम तरीन मुलाकात होगी, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिस हैं रशिया की, उसके हवाले से अहम तरीन फैसले जब होने जा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट की रियासतें अब ये चाहती हैं और खुद सीरिया ये चाहता है कि रशिया की बेसिस वहां पर रहें। उसकी वजह यह है कि जो इजराइल की जानिब से एग्रेशन हुआ है उसके बाद मिडिल ईस्ट को, टर्की को इस बात का अंदाजा हुआ है कि सारे अंडे वेस्ट की टोकरी में डाल देने से उनको नुकसान होगा और वेस्ट जो है वो इजराइल को किसी सूरत नहीं रोकेगा। अगर उसको कोई रोक सकता है तो वो एक मुतबादिल पावर है जो रशिया की सूरत में ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। तो ये अहम तरीन दौरा जो है वो होने जा रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, एक वर्ल्ड वॉर जो छिड़ चुकी है, वर्ल्ड वॉर जब छिड़ चुकी है और ये मिनरल्स की वर्ल्ड वॉर है और इसमें जो चाबी है, जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है। और जब से ये वेस्टर्न हेजेमनी का आगाज हुआ है कई 100 सालों में, ये तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईस्ट के किसी मुल्क के पास इतना बड़ा कंट्रोल जो है वो आ गया है। अब ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, अगर चाइना के साथ अमेरिका के मामला तय नहीं होते और चाइना अगर अपना ब्लॉकेड मिनरल्स के ऊपर बढ़ा देता है तो उसके नतीजे में जो वेस्ट की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कमर्शियल टेक्नोलॉजी हो चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री हो, ये सिर्फ डैमेज नहीं होगी। यानी एक तो इसका डैमेज हो जाना बहुत बड़ी बात है कि यानी दुनिया में किसी के पास ऐसी पावर है जो वेस्ट की इंडस्ट्री को मुतासर कर सकती है और उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को मुतासर कर सकती है, उनके जदीद फाइटर जेट्स बनाने की सलाहियत को मुतासर कर सकती है। इस ताकत का हो जाना ही अपने आप में एक अनहोनी बात है जो तारीख में कभी किसी के पास नहीं हुई। यानी मशरिक के पास कभी ऐसे वसाइल नहीं रहे कि मगरिब जो है वो कुछ बनाना चाहे, वेपन्स बनाना चाहे, जदीद टेक्नोलॉजी, और उसको ईस्ट जो है वो रोक सके। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो सिर्फ मुतासर कर देने की सलाहियत, ये बहुत अनहोनी बात है। लेकिन अब बात सिर्फ ये भी नहीं है, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर हम कह रहे हैं। वेस्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है टेक्नोलॉजी की अक्रॉस द बोर्ड, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी भी, वेपन्स भी और बाकी टेक्नोलॉजी भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपके फोन्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो रुक जाएगी, डैमेज नहीं होगी, वो रुक जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं ये एक ऐसी चीज यानी कि है और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा, जैसे आप एक कहानी नहीं सुनते कि भाई बादशाह की जान जो है वो तोते में है, इस तरह की कहानियां सबने सुनी हुई हैं। तो ये वैसे ही फर्जी कहानियां हैं, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा रिलेट करें तो ये मिनरल्स कुछ ऐसा ही हैं। यानी इतना बड़ा कंट्रोल चाइना के हाथ में आ गया है कि वेस्ट ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना डिपेंडेंट हो जाएगा। अब दुनिया की 90% जो ग्लोबल सप्लाई है मिनरल्स की वो चाइना के पास है, 90%। और ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि जब वेस्ट जंगों में मसरूफ था तो चाइना जो है वो मिनरल्स के ऊपर काम कर रहा था, मिनरल्स की प्रोसेसिंग में, उनको डेवलप करने में और उसकी सप्लाई को कंट्रोल करने में चाइना का फोकस जब इधर था और उसको 20-30 साल लगे हैं ये इंडस्ट्री और ये सारी सप्लाई जो कंट्रोल करने में। ठीक है, तो वेस्ट उधर बिजी था, चाइना इसमें बिजी था और वेस्ट को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। अब 90% सप्लाई जो चाइना के पास है और इसका मुतबादल कोई नहीं है। यानी वेस्ट ओवरनाइट जब वो कुछ नहीं कर सकता है, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है, पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं कि वो विद इन डेज, विद इन वीक्स जो हैं वो कुछ कर लें मुतबादल, ये हो नहीं सकता है। इसके लिए कई साल चाहिए और 1 दहाई या उससे भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। और उनके वॉरशिप्स, उनके जदीद तरीन जंगी त्यारे, उनके अहम बेहतरीन जो है वो फोन्स, उनकी सारी टेक्नोलॉजी, उसमें अगर एक छोटा सा मिनरल मिसिंग हो, अगर वो छोटा सा पुर्जा मिसिंग हो तो वो नकारा है। यानी ये एक अजब चीज मतलब दुनिया में देखी जा रही है। तो पहले तो एक स्मूथ सप्लाई जब चल रही थी, लेकिन जब से ये अमेरिका ने ट्रेड वॉर शुरू की है, ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू की है, तो फिर चाइना ने, उसके पास एक ही हथियार था और वो हथियार मिनरल्स का था, तो उसने वो इस्तेमाल करना जब शुरू किया है। और अब वो ब्लॉकेड की सूरत हाल, अब चाइना ने बहुत ही सख्त तरीन रूल जब वो लागू कर दिए हैं और उसमें चाइना हर मुल्क से ये डिमांड कर रहा है कि वो पहले ये गारंटी देगा कि वो जो मिनरल्स हैं वो आगे अमेरिका को नहीं दिए जाएंगे। तो अब इसमें यूरोप भी परेशान है कि अगर यूरोप के हवाले से ये पॉलिसी आ गई तो फिर क्या होगा, और खुद अमेरिका, तो अगर ये मामला तय नहीं होते तो पूरी वेस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हाल्ट कर जाएगी। ये इतनी बड़ी आलमी जंग है जिसका आगाज हो गया है। जाहिर है कि ये तो वेस्ट की समझ लेके फिर जवाल है ना, ये तो बिल्कुल डिक्लाइन है, मतलब वो टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर तो ये तो बहुत ही मतलब सबसे बड़ा तूफान है जो आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुआहिदा करना है तो फिर चाइना की डिमांड्स के ऊपर होगा, चाइना को नहीं झुकाया जा सकता है।
तो अब जर्मनी की जानब से आज जो अनाउंसमेंट सामने आ रही है, उन्होंने एक नई पॉलिसी वो लेकर आ रहे हैं, अफ्रीका में बहुत इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, जिसको वो अफ्रीका शिफ्ट, इस पॉलिसी को वो नाम दे रहे हैं अफ्रीका शिफ्ट, जिसमें वो अफ्रीका में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं फॉर द मिनरल्स। तो अफ्रीका की अहमियत और हर उस मुल्क की अहमियत जहां पर मिनरल्स हैं वो बहुत बढ़ने जा रही है। और अफ्रीका में तो जाहिर है मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, पहले भी वेस्ट जो है वो कई सालों सदियों से वहां पर है, लेकिन अब मजीद इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो रही है, क्योंकि अफ्रीका में भी चाइना मौजूद है। तो अब अचानक जब वो वेस्ट जाग रहा है कि अच्छा ये क्या हो गया है। तो देखिए ये एक ऐसा तनाजुर है कि जिसमें वेस्ट ने अपनी बका की जंग लड़नी है। बहुत मुश्किल है इजराइल जैसी लायबिलिटी को आगे लेकर बढ़ना, ठीक है, और फिर उसका मतलब जो क्राइम्स उसने किए हैं, जिस तरह से इमेज डिस्ट्रॉय हुआ है, जिस तरह से रिप्यूट एक्सपोज हुई है, तो वेस्टर्न लोगों का जो प्रेशर है, बहुत मुश्किल है कि वो इस सिनेरियो के अंदर इस लायबिलिटी को आगे बढ़ा सकें और इसकी जंगों को जब मजीद फंड कर सकें। अब देखें पोलैंड के ऊपर जो है जो वहां पर सर्वेलेंस हो रही है, अब पोलैंड ने यूरोपीय यूनियन से एक्सपेंस मांग लिया है कि ये सारा खर्चा तो हम कर रहे हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इसमें पैसे दें। यानी वहां पर इकोनॉमिकल क्राइसिस इतना ज्यादा है, तो ये बड़ा मुश्किल है इस इजराइल की जंगों को जब वो फंड करना। और दूसरी तरफ जब वेनेजुएला के मजीद जहाजों के ऊपर जब अटैक किया गया है, तो वहां पर क्या सूरत हाल है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिन्होंने इजराइल का दौरा करना था अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह यह है कि प्रेशर बहुत ज्यादा आया है। अब ये जेरूशलम पोस्ट क्या लिख रहा है, इंडोनेशिया डिनाइज इजराइल विजिट एज इजरायली आउटलेट सेज ट्रिप वाज इमिनेंट, टाइम्स ऑफ इजराइल। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट गेव टेपिड ओके फॉर इजराइल विजिट बट गेट कोल्ड फीट वंस प्लान वाज लीक्ड। अच्छा, यानी वो कह रहे हैं कि भाई ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ओके कर दिया था कि मैं इजराइल का दौरा करूंगा, लेकिन जब बात सामने आई और प्रेशर आया तो वो पीछे हट गए। और अब इंडोनेशिया ये कह रहा है कि ऐसा तो कोई प्लान था ही नहीं, और इजरायली मीडिया ने सिर्फ ये अपनी तरफ से खबर लगाई, हमारी तरफ से तो ये कोई प्लान था ही नहीं। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं, हो सकता है प्लान था और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पीछे हट गए हों, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि प्लान था ही नहीं और वैसे इजरायली मीडिया ने खबर चला दी। वो इस तरह खबरें पहले भी चलाते रहते हैं। सो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट दौरा नहीं कर सके। तो इससे वाज़ेह है कि अरब्स और ओआईसी ममालिक के लिए इतना आसान नहीं है वहां पर जाकर नेतन्याहू को गले लगाना और नेतन्याहू के साथ हाथ मिलाना। यह बात भी कंफर्म हो चुकी है कि जब नेतन्याहू को इनवाइट किया गया था तो बहुत सारे ममालिक जिसमें इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दो टोक कहा मिस्र के सदर को कि मैं शरीक जबर नहीं होऊंगा, और इसके अलावा कुछ और लीडर्स भी उन्होंने दो टोक कहा। फिर मिस्र के सदर ने ट्रंप को कहा कि इस तरह से मामला, ये तो सारा समिट खराब हो रहा है, और बहुत सारे लीडर जो वो कह रहे हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो इस तरह से उसको पीछे हटना पड़ा। तो ये इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, अब इंडोनेशिया ने इजरायली जो टीम है चैंपियनशिप जो वहां पर हो रही है उसके लिए वीजा नहीं दिया। अपील डिनाइड इजरायली जिम्नास्ट आउट ऑफ इंडोनेशिया चैंपियनशिप। अब पहले उन्होंने डिनाई किया था, इजराइल ने फिर अपील डाली, इंडोनेशिया ने वो अपील भी रिजेक्ट कर दी है। तो इतना आसान नहीं है इन मुल्कों के लिए। और इटली की जो रिकॉग्निशन है उसके ऊपर टर्किश मीडिया लिख रहा है और कंफर्म कर रहा है कि इटली क्लोजर टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट आफ्टर गाजा एग्रीमेंट। तो इटली का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना यह बड़ा तारीखी इक़दाम होगा और मजबूरी है। अभी भी देखना, आज भी इटली में मुजाहरे हुए हैं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है इस वक्त। मिस्र जो है उसके हवाले से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो हैवी बुलडोजर्स, हैवी इक्विपमेंट, क्रेन्स वो गजा के बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त लेकर आ रहा है। इजिप्ट मूव्स हैवी मशीनरी टू गाजा बॉर्डर, बुलडोजर्स, क्रेन्स, कन्वॉयज ऑफ कंस्ट्रक्शन गियर आर मैसिंग इन नॉर्दर्न सिनाई। और मिस्र ये कह रहा है, उनके ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि वो रबल को, मलबे को हटाने के लिए और रिकंस्ट्रक्शन की ये सारी तैयारी कर रहे हैं, गजा में रिकंस्ट्रक्शन की और मलबे को हटाने की। और ये हैवी मशीनरी इसलिए भी जरूरी है कि मलबे तले से जो बॉडीज हैं उनको रिकवर किया जाए। अभी जो इजराइल ने नाज़िम बॉडीज वापस की हैं उसमें बहुत बड़े हॉरिफिक ट्रूथ्स जो है वो सामने आए हैं। किस तरह से उनको मारा गया, यानी उनकी एग्जीक्यूशन बाकायदा की गई है। एक तो बमबारी के नतीजे में शहीद होना, एक बाकायदा जो है वो एग्जीक्यूट करना, तो गोलियां उनकी इस तरह से मारी गई कि वो एग्जीक्यूट किया गया उनको बाकायदा। और फिर कुछ बॉडीज के ऊपर जो है वो इजरायली व्हीकल्स और टैंकों के चलने के निशानात भी मौजूद हैं। तो इस तरह के क्राइम जो है वो उसकी तफसीलात भी मजीद सामने आ रही हैं। तो अब मिस्र ये कह रहा है कि हम रिकंस्ट्रक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हैवी मशीनरी, अब इजराइल इसको दाखिल होने देगा, इस मशीनरी को नहीं होने देगा, तो वहां पर पेचीदा होते। देखें बुनियादी बात क्या है, बुनियादी बात नाज़रीन ये है कि अगर इजराइल को उसके क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा तो ये क्राइम्स ना ही रुकेंगे बल्कि ये क्राइम्स बढ़ेंगे। इजराइल को इंकरेजमेंट होगी कि वो आज के दौर में इतनी बड़ी जेनोसाइड करके, इतने बड़े वॉर क्राइम्स करके, अब देखें ना, मिसाल के तौर पे
मिस्र में समिट हुआ, क्या उसमें एक जुमला भी ऐसा शामिल किया गया कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? अब देखें, 9 महीने तक ट्रंप ने मुकम्मल सपोर्ट किया। अब जिस अरब ओआईसी लीडर के साथ मुलाकात होती है, अब वो कह रहे हैं कि क्या अजीम आदमी है ट्रंप, इसको तो फिर से नोबेल प्राइज है वो मिलना चाहिए। मतलब आप देखें ना, हर जो लीडर ट्रंप के साथ मिल रहा है उसकी लैंग्वेज क्या है? इससे तो ज्यादा बोल्ड जो लैंग्वेज है वो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर की है। तो देखिए उनको क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि भाई दुनिया तो वैसे ही हमें अजीम कह रही है, ये अरब्स और ओआईसी लीडर ट्रंप को अजीम कह रहे हैं और ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को अजीम कह रहा है। तो बुनियादी बात यह समझने की है कि अगर इजराइल को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा जो कुछ उसने किया है, तो यह सबसे बड़ी गलत फहमी होगी, यह सबसे बड़ी गलत पॉलिसी होगी। और इसके नतीजे में अगर यह समझते हैं कि भाई अब रियलिज्म यही है, मौजूदा वक्त का तकाजा यही है कि जो हो गया सो हो गया, अब जरा आगे जरा पॉजिटिव अंदाज में सोचो। ओ भाई, तुम पॉजिटिव अंदाज में सोच रहे हो ना, वो कैसे पॉजिटिव अंदाज में सोचेंगे? तो उनको उनसे निपटने का एक ही रास्ता है, वो ताकत है। जब तक ये ताकत के साथ नहीं निपटेंगे, उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, पीस थ्रू सरेंडर जो है वो कभी हासिल नहीं होगा। तो अभी आप देखें वो एड भी रोक रहे हैं, वायलेशंस भी कर रहे हैं, और जो फलस्तीनी प्रिजनर्स हैं वो बता रहे हैं कि टाइड एंड बीटन फ्रीड गाजा डिटेनीज से अब्यूज एंडेड एज इट बिगेन। मतलब उन पर मुसलसल जो है वो टॉर्चर होता रहा जेलों में। और आज उनकी पहली मॉर्निंग थी अपनी फैमिलीज के साथ। उन्होंने बताया इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग्स, फ्रीड पैलेस्टीनियन प्रिजनर चेरिश फर्स्ट मॉर्निंग एट होम विद फैमिली। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा से पैदा हो गए हैं, ठीक है, वेस्ट बैंक के अंदर, गजा में, बाकी जगहों के ऊपर अपनी फैमिली के साथ जब वो टाइम गुजार रहे हैं। इट इज अ काइंड ऑफ मॉर्निंग विद द चिल्ड्रन। और फीलिंग्स ऐसी हैं कि हम इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। किसी के बच्चे जो है वो जवान हो गए हैं, और कुछ वो भी फलस्तीनी हैं जो अभी 7 अक्टूबर के बाद जो कैद हुए थे उनकी रिहाई हुई है। तो किसी का 1 साल का बच्चा था तो वो 3 साल का हो गया है। सो बहुत ही इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग है। और वो जो दहाइयों के बाद आए हैं, और उसमें भी इजराइल ने वायलेशन ये की कि उन फलस्तीनियों को जो है वो वेस्ट बैंक भेजना था, और इजराइल ने खिलाफवर्जी करते हुए उनको मिस्र डिपोर्ट कर दिया। फैमिलीज उनकी वेस्ट बैंक में हैं और उन कैदियों को मिस्र जब डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये एक ऐसा खबीस माइंडसेट है कि इससे सिवाय ताकत के आप निमट नहीं सकते, इसको आप कन्विंस नहीं कर सकते। आप भले कहते हैं कि आप बड़े पॉजिटिव हैं, आप ऐसे हैं, आप अच्छे हैं, तो आप जिनके साथ लड़ रहे हैं ना, उनके तरीके के मुताबिक उनसे डील करना होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट दी है कि उर्दुगान का जो विजिट था वाशिंगटन का, वो एक फैसलाकुन मोमेंट था गजा की जंगबंदी के हवाले से, उर्दुगान का जो विजिट था। और सऊदी अरेबिया का जो रोल है उसके ऊपर आज अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ने लिखा है कि सऊदी अरेबिया ने जो ग्लोबली लीड कर रहा है फलस्तीनी रियासत के लिए, रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के लिए, एंड इट्स चैलेंज टू अमेरिकन पॉलिसी इज अ मैटर दैट डिजर्व अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन। कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अहम तरीन किरदार अदा किया, जो फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज किया गया। और जाहिर है कि ये अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई। अच्छा, अहमद अल शरा जो शाम के इस वक्त सदर हैं, वो मॉस्को में पहुंच चुके हैं और प्यूटन के साथ कुछ ही देर में उनकी मुलाकात होगी और बेसिस अंडर डिस्कशन आएंगे। लेकिन इसके साथ एक और चीज बताया जा रहा है कि अल शरा प्यूटन से ये कहेंगे कि बशार अल असद को उनके हवाले कर दिया जाए। अल शरा विल रिक्वेस्ट ड्यूरिंग हिज विजिट टू मॉस्को द हैंडओवर ऑफ बशार अल असद। प्यूटन एंड Al Shara will discuss the issue of Russian military bases in Syria during their meeting today। और फ्रांस की एजेंसी बता रही है सीरियन प्रेसिडेंट विल रिक्वेस्ट रशिया टू हैंड ओवर बशार अल-असद। अच्छा, जब अल शरा से यह पूछा जाता है कि भाई इजराइल हमले कर रहा है, वो ऑक्यूपेशन कर रहा है, तो अल शरा उसका जवाब ये देते हैं कि पहले ही हमने बड़ा लंबा सा जब जंग लड़ी है, तो अब हमें कोई जंग नहीं लड़नी है, और अब हम सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के ऊपर और रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर और इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। अब ये अल शरा जो है, यानी उधर उसका वो जवाब है, अब ये बशार अल-असद को लेने जा रहा है किससे? मॉस्को से। यानी मॉस्को इसको देगा बशार अल-असद। जहां पर जो पॉलिसी बनानी है वहां पर उसका बयानिया यह है, यहां पर एक ऐसा इशू उसको मतलब दोबारा से खड़ा करने की, और मतलब रशिया देगा, रशिया उसको बशार अल-असद देगा। तो बहरहाल अब जनाब अली, रॉयटर्स की रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ऑल टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन इन द वेस्ट विल स्टॉप। ये आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी बात है। इफ ट्रंप डज नॉट रीच एन एग्रीमेंट विद चाइना ऑन रेयर अर्थ मिनरल्स, रॉयटर्स की रिपोर्ट है, वेस्ट के अंदर टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, डैमेज नहीं होगी। डैमेज हो जाना बहुत बड़ी बात है, डैमेज नहीं होगी, डैमेज से भी आगे वो रुक जाएगी, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग चीज है। मतलब एक टाइम था
जब ऑयल के लिए जंगें हो रही थी, काइंड ऑफ आज भी उसके मसाइल हैं और होती रहते हैं वो मामला भी, लेकिन जो हैसियत मिनरल्स को हासिल हो गई है, ये कभी भी किसी चीज को शायद इतनी हासिल नहीं हुई। और खासकर पूरे वेस्ट के हवाले से तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी चीज है जो उनके लिए सर्वाइवल का बायस है लेकिन उनके पास नहीं है, या अगर किसी के पास है तो उससे वो ले नहीं सकते। और ऐसी कभी ताकत एग्जिस्ट नहीं की कि एक चीज वेस्ट को चाहिए और सिर्फ वो उसी से मिलेगी। भाई ऑयल है तो इराक में है, तो दूसरे सऊदी अरेबिया के पास भी है, उधर भी है, उधर भी है, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसी ताकत जो सारी वो कंट्रोल करके बैठी हुई है और उसको आप इन्वेड नहीं कर सकते हैं, उससे आप छीन नहीं सकते हैं। ये मतलब आप जिसको कहते हैं ना कि भाई कौमों के दरमियान जो इक्तदार है वो बदलता है, तो कहीं ना कहीं वो शायद वो बात यहां पर सादिर होती है सही अंदाज में कि एक ऐसी चीज मशरिक के पास आ गई है कि वेस्ट तो मतलब हिल भी नहीं सकता उसके सामने। ये है वो इक्तदार का शिफ्ट। और ये जरूरी नहीं है, अगर मतलब वेस्ट जो है वो इन जंगों में बिजी ना होता और अमेरिका जो है वो ये इजराइल की जंगों में बिजी ना होता, तो जाहिर है वो फिर इधर फोकस कर रहे होते, वो फोकस कर रहे होते कि चाइना क्या कर रहा है। अब जब चाइना ने ये सारी चीजें अपने हाथ में कर ली हैं, अब इनको ख्याल आया कि अच्छा वो मिनरल्स वो इतने जरूरी है, अच्छा उसके बगैर हमारी टेक्नोलॉजी रुक जाएगी, मतलब हद है। रॉयटर्स से एट स्टेक इज एक्सेस टू चाइनाज नियर मोनोपोली ऑन रेयर अर्थ मिनरल्स। चाइना ने मोनोपोली जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर कायम कर ली है। द क्रिटिकल मटेरियल दैट पावर एवरीथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू डिफेंस सिस्टम, वो मिनरल्स जो एक एक चीज के लिए जरूरी है। ये नहीं कि भाई ये वाला फोन नहीं बनेगा, ये मसला नहीं है, ये फलां एक चीज में ये नहीं होगा। ईच एंड एवरीथिंग जो बन रही है, ईच एंड एवरीथिंग, उसमें ये मिनरल्स आई हैं और उस पर कंट्रोल जो चाइना का है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ट्रंप की डील चाइना के साथ नहीं होती और मामला तय नहीं होते और चाइना इसकी सप्लाई को स्मूथ नहीं करता, तो फिर एक ऐसी चीज देखी जाएगी जो तारीख में कभी नहीं हुई। इफ टॉक्स फॉल अपार्ट द रिपल इफेक्ट कुड ब्रिंग अ हाल्ट टू टेक, मतलब पूरी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग जब वो हाल्ट कर जाएगी। एंड मिलिट्री सप्लाई चेन अक्रॉस द वेस्ट, पूरे वेस्ट में मिलिट्री सप्लाई चेन इससे मुतासर हो जाएगी। अमेरिकन मीडिया, हाउ चाइनाज रेयर अर्थ रिस्ट्रिक्शंस कुड डिसरप्ट द यूएस डिफेंस इंडस्ट्री, पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को वो कर सकती है। आप अंदाजा करें ना भाई, अमेरिका एक एम्पायर है, कुछ शुगल नहीं है, और एम्पायर कैसे कायम हुआ है और क्या उसकी ताकत है। आज वो एक चीज का मोहताज हो गया है, मतलब आप जरा अंदाजा करें, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई मामूली तब्दीली नहीं है जो आप दुनिया में देख रहे हैं। और फिर आप देखिए अमेरिका की तमाम तर रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद चाइना जो है वो उसकी ट्रेड भी बढ़ रही है, उसकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, यानी वो जो तिजारती जंग है वो अमेरिका नहीं जीत सका है चाइना से। आज रिपोर्ट जो आई है, डिस्पाइट यूएस टैरिफ चाइना एक्सपोर्ट्स आर ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। चाइना एक्सपोर्ट्स इन सितंबर वर 8.3%, वो ज्यादा थी। और ऑल दो कि चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को वो 27% डाउन हो गई, लेकिन चाइना की जो टोटल एक्सपोर्ट है उस पर फर्क आना चाहिए था, वो नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइना की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स है वो अमेरिका को जाती हैं। अमेरिका चूंकि सबसे बड़ी इकॉनमी है, अमेरिका को उनकी एक्सपोर्ट 27% नीचे आ गई हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी एक्सपोर्ट में कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हुआ, यानी उनकी इकॉनमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ट्रंप सोच रहे थे कि भाई अगर हम उनको अपनी इकॉनमी से निकाल देंगे तो बड़ा जोर का झटका लगेगा चाइना को और घुटनों पे आ जाएगा। नहीं, वो उसकी तो एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, वो 8% ज्यादा है। दिस इज वाई चाइना इज नाउ एंटरिंग एग्रेसिवली इन द ट्रेड वॉर, दे हैव मैनेज्ड टू रीरूट द एक्सपोर्ट्स टू यूएस। तो बात नाज़रीन ये है कि ये गैम्बल था, पहले दिन से हम बात कर रहे हैं कि ये एक गैम्बल था जो ट्रंप ने खेला है, क्योंकि एक चीज होती है ना भाई, एक वेपन है, अच्छा जी इसका आपको डर है कि भाई कहीं ये ना चल जाए, अच्छा आप अमेरिका से भिड़ेंगे, उनके पास ये वेपन है, अगर अमेरिका वो वेपन चला देगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो वेपन क्या हैसियत रखता है। तो ये जो मतलब चाइना, आपको पता है चाइना का सबसे बड़ा फियर क्या था? चाइना का सबसे बड़ा फियर यह था कि एक वक्त आएगा कि अमेरिका कहीं हमें अपनी इकॉनमी से निकाल ना दे, और चाइना यह समझता था कि फिर हम क्या करेंगे। तो ये चाइना का भी एक फियर था, वो अमेरिका ने उसको अपनी इकॉनमी से निकाल दिया टैरिफ लगा के, और चाइना सर्वाइव कर गया। तो वो जो वेपन था ना वो फेल हो गया, तो फिर उसका रिजल्ट भी आना है। तो इसलिए आप देखें ये चाइना का आगे बढ़कर एक्सपोर्ट्स को रोकना, ये आपको बताए ये इन रियलिटी भी आलमी जंग छेड़ सकता है, क्योंकि मतलब आप देखें ना खुद वो कह रहे हैं कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी रुक जाएगी,
तो आप मतलब आपको क्या लगता है कि वेस्ट और अमेरिका बैठे रहेंगे कि भाई ठीक है, अच्छा वो मिनरल्स नहीं दे रहे तो क्या अब हम तैयारी नहीं बनाएंगे, अब हम क्या कर सकते, क्या ऐसा होगा? वो भाई वो हमला करेंगे चाइना के ऊपर। ये इन रियलिटी आलमी जंग छेड़ सकता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन चाइना वो इकदाम ले रहा है, किस लिए ले रहा है, पीछे कॉन्फिडेंस क्या है? अब आप देखिए, जर्मनी अर्ज टू अडॉप्ट अफ्रीका शिफ्ट ड्यू टू द रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी। अब आप देखिए, जर्मनी जो है वो अफ्रीका में मजीद इन्वॉल्व होने जा रहा है और आज वो पूरी पॉलिसी शिफ्ट लेकर आ रहा है जिसको अफ्रीका शिफ्ट का वो नाम दे रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि हमने इस बात को इंश्योर करना है कि हमारा जो रॉ मटेरियल सप्लाई है वो मुतासर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरीके से मुतासर होगी। और लीडिंग जो जर्मन बिजनेसमैन एसोसिएशन है उसने कहा है कि अब अफ्रीका को हमें इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए कि बस हम गए, वहां से जो निकालना था निकाल लिया। अब हमें इसे एक स्ट्रेटेजिक बुनियादों के ऊपर डील करना चाहिए कि हमारी सर्वाइवल के लिए अफ्रीका जरूरी है, क्योंकि चाइना से हमें वो स्मूथ सप्लाई नहीं मिलने वाली है। तो अफ्रीका को उसके साथ जो रिलेशंस हैं, उसके साथ जो मामलात हैं, उसको स्ट्रेटेजिक बुनियादों के ऊपर अब हमें डील करने की जरूरत है और इसको अफ्रीका शिफ्ट पॉलिसी का नाम दिया जा रहा है। एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ, उसकी हुकूमतों के साथ मामलात लेकर चलें, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि हमारे लिए एक स्मूथ सप्लाई फॉर रॉ मटेरियल्स ये होती रहे। ये नहीं कि बस जहां से जो चाह निकाल लिया, नहीं, स्ट्रेटेजिक बुनियादों के ऊपर। तो अब आप देख रहे हैं चाइना का राइज कैसे हर एक रीजन को तब्दील कर रहा है, हर एक मुल्क को मुतासर कर रहा है, तो ऐसे ही ये मिडिल ईस्ट को भी मुतासर करेगा और कर रहा है। रॉ मटेरियल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एरियाज, वी मस्ट एक्ट नाउ, अभी हमें यह करना होगा। और जर्मनी हैव रिलायंस ऑन मटेरियल सच एज लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए जरूरी है और इसके लिए हमारे पास सिंगल सप्लायर नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो इससे बड़ी तो डिपेंडेंसी है कोई ना कि आपका सिंगल सप्लायर है, उसने प्लग निकाल लिया तो आप फारग, तो ये तो मुल्क जो है वो दांव पर लग जाएगा। कैन यू बिलीव दैट कि हम कितने बड़े मुल्कों की बात कर रहे हैं, अमेरिका, जर्मनी, बर्तानिया, फ्रांस, कितने बड़े मुल्कों की बात कर रहे हैं जिन्होंने दो आलमी जंगें लड़ी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को कॉलोनी बनाया है, जिन्होंने चाइना को कॉलोनी बनाया, पूरी दुनिया को कॉलोनी बनाया। हम उन मुल्कों की बात कर रहे हैं जो अब इतना खतरा महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारा सर्वाइवल जो है वो दांव पर लग जाएगा, हमारी सारी तरक्की जो है वो दांव पर लग जाएगी। ये अजब ही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं कि कौमों के दरमियान इक़्तिदार बदला जाता है, तो वो ऐसा ही बदला जाता है, वो चीज हमें यहां पर नजर आ रही है। चाइनाज ग्रोइंग कंट्रोल ओवर की कमोडिटीज, ये लीबिया में बिजी थे, शाम में बिजी थे, इराक में, सोमालिया में, सूडान में, अफगानिस्तान में, बाकी जगहों पर। और इन पिछले 20-30 सालों में चाइना चुप करके लो प्रोफाइल रहते हुए ये काम कर रहा था। अब कह रहे हैं जी सारी की कमोडिटीज है वो चाइना के कंट्रोल में। एक तो वो मिनरल्स है ना जो चाइना के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो अफ्रीका में भी आकर बैठ गया, वो बाकी मुल्कों के साथ भी उसने मुआहदे कर लिए हैं कि वहां से मिनरल्स हम निकालेंगे। तो इस तरह 90% जो सप्लाई है इस तरह से उसके हाथ में आई है। तो ये उधर बिजी थे रिवोल्ट करवाने में, खाना जंगियां करवाने में, ठीक है ना, ये उधर बिजी थे। एक्सपोर्ट अगर रुक जाती है चाइना से इन मिनरल्स की, तो ऑलरेडी इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। डिक्लाइन इन प्रोडक्शन इन जर्मनी टुडे एंड दुस, ये अब लफ्ज सुनिएगा, इंडेंजरिंग यूरोप, इंडेंजरिंग यूरोप, यूरोप को खतरे में डाल रही है ये बात, एज द इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो ये देखना, ये नतीजा है जब आप गैर जरूरी जंगों में इन्वॉल्व होते हैं। पूरा यूरोप वो कह रहे हैं खतरे में आ रहा है और जो यूरोप एक इंडस्ट्रियल लोकेशन के तौर पर सूटेबल नहीं रहेगा आने वाले टाइम में, अगर यही सूरत हाल रही। भैया आप इंडस्ट्री वहां लगाएंगे ना जहां पर रॉ मटेरियल आपको मिल सके, जहां पर आपको मिनरल्स मिल सके, जहां पर आपकी स्मूथ सप्लाई हो, तो आप फिर चाइना में जाकर लगाएंगे, आप उन मुल्कों में जाकर लगाएंगे जहां पर यह आपको मिल सके। आप यूरोप में नहीं लगाएंगे जहां पर यह सप्लाई आप मेंटेन नहीं हो सकती। ये इतनी बड़ी तब्दीली है जो हम आज देख रहे हैं। तो अब चाइना का हाथ ऊपर होगा, अब चाइना का हाथ जब ऊपर होगा। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।